नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर 2019 का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। और मैं इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली फंसें और आपको एक बेहतर समझ डेवलप हो। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि इस पेपर का जो पूर्णांक है वो है 25 और इसका समय है 1 घंटा। ठीक है, इसमें एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो अति लघुत्तरी प्रश्न है, ठीक है, वो 30 शब्दों में लिखे जाएंगे और जो लघुत्तरी प्रश्न है उनको 50 शब्दों में हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस की। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको इसमें एक विकल्प सही चूज करना होता है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है आज का, वो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है। यानी कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको कंप्यूटर की सेकेंड पीढ़ी में उपयोग किया गया था। जैसा हम जानते हैं कि कंप्यूटर की कई पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे फर्स्ट पीढ़ी इसको बोलते हैं हम, सॉरी, जैसे शून्य पीढ़ी इसको बोलते हैं ज़ीरो जनरेशन। दूसरी होती है प्रथम पीढ़ी, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद में होती है द्वितीय पीढ़ी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड जनरेशन। फिर होती है तृतीय पीढ़ी, इसको हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन। उसके बाद होती है चतुर्थ पीढ़ी, इसको हम बोलते हैं फोर्थ जनरेशन। और फाइनली होती है पंचम पीढ़ी, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो ये आपके सामने कुछ पीढ़ियाँ थी। ठीक है, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये तो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद में आने वाले वीडियोस में मैं ये सारी पीढ़ियों को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा और कंप्यूटर का एक बेहतर कोर्स डेवलप करूँगा। ठीक है, आप सभी के लिए। तो बस आप सभी लोग केवल इतना करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट होकर के और अच्छे तरीके से आपको वीडियोस प्रोवाइड करें। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं वो है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है आईसी चिप, तीसरा है ट्रांजिस्टर और चौथा है डायोड। और आपसे पूछा गया है कि सेकेंड पीढ़ी में कौन सा घटक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से घटक इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य पीढ़ी यानी ज़ीरो जनरेशन की। देखिए, इसमें जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता था वो था इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन्स। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रो विद्युत यांत्रिकी यंत्रों को इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद फिर बात करते हैं हम प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन की। देखिए, फर्स्ट जनरेशन का जो समय है वो 1942 से 1955। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि कौन सी पीढ़ी का समय क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे जो फर्स्ट जनरेशन है, जो प्रथम पीढ़ी है, उसका समय क्या है, 1942 से 1955 है, 1942 से 1955 है। और इसमें ध्यान से सुनना, इसमें फर्स्ट जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब, तो इसमें सेकेंड आपसे पूछा है तो ये फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ऑप्शंस बचे हैं 3। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पीढ़ी की, सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन का समय क्या है, 1955 से 1964, 1955 से 1964 ये समय है द्वितीय पीढ़ी का। और इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ट्रांजिस्टर है। चलिए बाकी बची पीढ़ियों को हम रिवाइज करते हैं। जैसा हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। उसके अलावा जो थर्ड जनरेशन है, तृतीय पीढ़ी है, वो उसका समय है 1964 से 1975 यानी 1964 से 1975। और इसमें आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद आती है हमारी चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन। इसमें इसका समय क्या है, 1975 से 1990। ध्यान से सुनना, चतुर्थ पीढ़ी का समय क्या है, 1975 से 1990। और इसमें
एक विशेष प्रकार से VSIC, ठीक है, VSIC का प्रयोग किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वृत्त स्तर इंटीग्रेटेड सर्किल। इसका प्रयोग किया था, क्या था? वृत्त स्तर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, यानी VSIC। जैसा हम जानते हैं कि थर्ड वाले में IC का और फोर्थ वाले में VSIC का उपयोग किया गया था। और जो पंचम पीढ़ी है इसका समय 1990 से वर्तमान में है, ठीक है, यानी 1990 से अब तक ये चल रहा है। और इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? इसमें इस्तेमाल किया गया था VLSIC। इसको बोलते हैं हम अति बृहत स्तर इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये था एक रिवीजन कंप्यूटर की पीढ़ियों का। बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे वीडियोस में, तब हम बात करेंगे वहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस कौन कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं स्पैम, सर्च इंजन, एक्सप्लोरर और उपयुक्त सभी, यानी ऑल द अबव। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। व्हाट इज़ वेबसाइट? देखिए, वेबसाइट का मतलब क्या होता है? वेबसाइट इंटरनेट पर किसी कंपनी, कोई कंपनी होगी या फिर कोई संस्था है, उसका सूचना केंद्र होता है, ठीक है, जो www पर उपलब्ध होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध होती है। और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठ करके उसको एक्सप्लोर कर सकता है, उसको फाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये है वेबसाइट। यदि हम बात करते हैं कि इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम समझते हैं स्पैम के बारे में। स्पैम क्या होता है? देखिए, स्पैम का जो एकदम सरलतम जो इसका मीनिंग है वो क्या है, हम समझते हैं, एकदम देसी भाषा में समझते हैं, आसानी से समझते हैं। स्पैम का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में मैं कहीं किसी चौराहे पे खड़ा हूँ और कुछ लोग मेरे पास बार बार आते हैं और अपनी चीज़ को मुझको बेचने के लिए मतलब अपनी चीज़ बेच रहे हैं मुझको, वो बोलते हैं कि आप खरीद लीजिए इसको, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है उस चीज़ को खरीदने की, ठीक है। तो ये एक प्रकार से स्पैमिंग होती है, समझे ना आप? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कंपनी लगातार कुछ ऐड दिखाती है, लगातार कुछ प्रचार विज्ञापन दिखाती रहती है और वो चाहती है कि आप इसको खरीदें, लेकिन आप उस विज्ञापन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये स्पैम है, इसको हम स्पैम बोलते हैं। यदि हम समझें स्पैम का मतलब क्या होता है, इसकी जो परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसकी जो सरलतम परिभाषा है वो ये हो सकती है कि किसी व्यक्ति को, ठीक है, एक ही विषय पर, किसी व्यक्ति को एक ही विषय पर, एक ही सब्जेक्ट पर बार बार मैसेज भेजना, बार बार उसको एक ही विषय पर मैसेज भेजना, उसको मेल करना, ये स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्यों ऐसा लोग करते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो यूज़र है जिसको हम भेज रहे हैं उसके कंप्यूटर से डेटा हम चोरी कर सकते हैं, या फिर अपना विज्ञापन दिखा करके हम लगातार विज्ञापन दिखाएंगे उसको। तो इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है विज्ञापन लगातार दिखाते रहना, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें कि स्पैमिंग किस तरीके से होती है, तो स्पैमिंग जो है वो ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अधिक हो रही है, ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अर्थात यदि हम समझें कि स्पैमिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, तो स्पैमिंग एक प्रकार से अवांछित संदेश या विज्ञापन को लोगों तक भेजना है बार बार, ये स्पैमिंग है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्पैमिंग तो नहीं हो सकता, जैसा अभी हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर्च इंजन की। देखिए, सर्च इंजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सर्च इंजन? अगर मैं आपसे कहूँ कि सर्च इंजन क्या है, तो सर्च इंजन का एकदम जो सरलतम मीनिंग है वो क्या है? यह एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद जानकारियों को ढूंढने में किसी भी यूज़र की मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आप, ठीक है,
इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसको। यदि आप कंप्यूटर पर या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल ओपन करते हैं और गूगल पे आप कोई भी कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब होता है कीवर्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। यानी शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब होता है कि केवल एक या दो शब्दों वाला कोई वर्ड जो हम अक्सर सर्च करते रहते हैं। और लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब होता है कि एक लंबा, जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, अगर मुझे गूगल पे सर्च करना है कि मैंगो, ठीक है, मैंगो क्या है, तो मैं सर्च करूंगा मैंगो या व्हाट इज़ मैंगो, तो ये है शॉर्ट, ठीक है, खासकर मैंगो शॉर्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल पे कि विच आईएएस कोचिंग इन इंडिया इज़ बेस्ट, यानी भारत में कौन सी आईएएस कोचिंग बेस्ट है, तो ये एक लंबा सा हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो इस प्रकार से जो सर्च इंजन क्या करता है, वो मुझको, आपको, जो यूज़र है, हम लोग यूज़र है, हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़र को जानकारी ढूंढने में मदद करता है, ठीक है, कहाँ पे, www पे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर। जब भी यूज़र कोई कीवर्ड या सवाल इंटर करता है गूगल पे या फिर किसी सर्च इंजन में इंटर करता है, तो उसके बाद में क्या होता है, ढेर सारे रिजल्ट सामने आते हैं। जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो ऐसा नहीं केवल एक चीज़ सर्च की तो वही चीज़ आई, उससे संबंधित कई चीज़ें आती हैं लगातार, लिस्ट में, सर्च लिस्ट में बहुत जानकारी आती हैं। तो ये सर्च इंजन का काम क्या होता है, वो जितनी भी जानकारी स्टोर हैं उस कीवर्ड से संबंधित वो सारी जानकारियाँ आपको वो तुरंत सामने रखता है, ठीक है। एक वेब सर्च इंजन के पास ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट से जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, उन वेब पेजेस की जानकारियों को व्यवस्थित तरीके से अपने डाटाबेस में स्टोर रखता है ताकि ज़रूरत पड़े तो आसानी से उसको ढूंढ सकें हम, ठीक है। और एक प्रकार से हम समझें कि जो सर्च इंजन है वो यूज़र को एक सटीक और सरलतम तरीके से जानकारी मुहैया कराता है। चलिए, तो ये था सर्च इंजन। अब आप बताइए, केवल हमने दो ऑप्शंस को डिटेल में समझा, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, यानी हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके हिसाब से इसका आंसर 2 होगा, सर्च इंजन, ठीक है। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर क्या होता है। जैसा हम जानते हैं कि एक्सप्लोर, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप लोग कुछ एक्सप्लोर करें, ठीक है, आप लोग कुछ एक्सप्लोर करें, इसका मतलब क्या होता है कि जानकारी प्राप्त करें। तो एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जानकारी प्राप्त करने के लिए घूमना, इधर उधर देखना, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्लोरर का मतलब। चलिए, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है, सर्च इंजन। अब दोस्तों हमारे पूरे इंटरनेट पर कई सारे सर्च इंजन हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है सर्च इंजन्स की, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट फेमस सर्च इंजन है, मैं एक बार आपको उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो मैं चाहूँगा अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक लिस्ट है, इसमें हमने लगभग 10 से 12 सर्च इंजन्स को लिस्ट किया है। समझते हैं, जो सबसे फेमस सर्च इंजन है पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में, वो क्या है, वो है गूगल, ठीक है। GOOGLE, गूगल मीन्स क्या है, गूगल एक अल्फ़ाबेट इसकी पेरेंट कंपनी थी। तो गूगल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस सर्च इंजन है। ऑलमोस्ट 70% जो सर्च इंजन मार्केट है वो गूगल ने एक्वायर्ड करके रखी हुई है। कितनी, लगभग 70% जो सर्च इंजन की जो मार्केट है वो गूगल ने एक्वायर करी। इसका मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि लगभग 70% जो लोग हैं वो गूगल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सर्च इंजन होते हैं। हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री महान है, हमारे देश के जो नेता है वो बहुत महान है। हमारे देश के नेताओं को, या हमारे देश में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होती है कि हमारे देश में खुद का कोई अपना फेसबुक, यूट्यूब या गूगल होना चाहिए। दोस्तों हम उस देश में रहते हैं जिसमें ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कस्टमर्स हैं, यानी यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इतने सारे यूज़र हैं, लेकिन हम सब यूज़र यूएस की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 55% के आसपास लोग जो है जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करके
मैसेजेस को आदान प्रदान करते हैं, अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं जीमेल के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको पता है क्या कि जो जीमेल पे आप मैसेज, फ़ोटो शेयर करते हैं, पासवर्ड शेयर करते हैं या कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो स्टोर कहाँ रहती है, इंडिया में या फिर गूगल के पास? तो दोस्तों वो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास स्टोर होती है, गूगल के सर्वर में, ठीक है। यदि गूगल अभी हमें गूगल फ्री सर्विस दे रहा है, यदि फ्यूचर में ऐसा हुआ कि गूगल ने हमको सर्विस देना बंद कर दिया, तब हम किस पर सर्च करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है, ठीक है। वर्तमान में हम यूट्यूब पर बहुत सर्च करते हैं, गूगल के बाद यूट्यूब सर्च में टॉप पे रहता है। तो यूट्यूब पर हम सर्च करते हैं, यूट्यूब पे हम वीडियोस को देखते हैं। यूट्यूब भी गूगल का एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। यानी यूट्यूब भी गूगल की एक सहायक कंपनी है। यदि ऐसा हुआ फ्यूचर में कि यूट्यूब ने भी अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया इंडिया में, तो फिर हम क्या करेंगे? तो दोस्तों इन सब बातों को सरकार को विचार करना चाहिए और इंडिया में भी जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म, गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को बनाने पर विचार देना चाहिए, बल देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको अपने देश का, स्वदेशी, हम बात करते हैं स्वदेशी की, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत कम लेवल पर हो रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट सर्च इंजन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की गूगल की, अब हम बात करते हैं बिंग। गूगल के बाद हम यदि बात करें तो बिंग जो है, इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ही सर्च इंजन है। किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ये माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को टक्कर देने के लिए इसको लॉन्च किया था, ठीक है। नाम क्या है? बिंग, BING, बिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं याहू की, YAHOO, याहू। याहू जो है वो भी एक सर्च इंजन है, इस पर भी सर्च ज़्यादा होते हैं। और अगर बात करें हम कि बिंग और याहू जो है वो आपस में compete करते रहते हैं, यानी बिंग और याहू आपस में सर्च इंजन के मुकाबले में लड़ते रहते हैं, लेकिन गूगल बहुत उनसे आगे है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रैगन का, यानी चाइना का। दोस्तों इंडिया के पास कोई भी अपना खुद का सर्च इंजन नहीं है, लेकिन चाइना के पास में उसका अपना खुद का सर्च इंजन, उसका नाम है बाइडू। क्या है? BAIDU, बाइडू। बाइडू जो है वो चाइना का मोस्ट सर्च इंजन है, जो इस्तेमाल होता है चाइना में। यानी चाइनीज़ जो लोग हैं वो गूगल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, वो अपने देश का बाइडू को प्रेफर करते हैं। और जो लॉन्च कब हुआ था? 2000 में। ये बड़ा शॉकिंग है कि इंडिया अभी 2020 में चल रहा है और इंडिया के पास अपना खुद का कोई भी गूगल या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन चाइना के पास में 2000 में ऐसे प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया गया था। तो चाइना बहुत हमसे आगे है, ये तो मानना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं AOL की, ठीक। कौन सा है? AOL, ये भी सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं ask.com, ठीक है। आपने सुना होगा इसके बारे में, ask.com। इस पे क्या होता है, आप क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको आंसर मिलते हैं। ask.com ये सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्साइट की, ठीक है। एक्साइट भी सर्च इंजन है, EXCIT, एक्साइट, ठीक है, EXCIT, एक्साइट, ये भी सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं डक डक गो। क्या है? डक डक गो, DUCK, डक डक गो भी क्या है? सर्च इंजन है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्फ्रेम अल्फ़ा। वॉल्फ्रेम अल्फ़ा भी एक सर्च इंजन है। फिर यांडेक्स है, YANDEX, यांडेक्स। उसके बाद बात करते हैं लाइकोस की, तो LYCOS, लाइकोस भी सर्च इंजन है। और उसके बाद जो है फेमस इस लिस्ट में है आखिर में चाचा.com। क्या है? CHA, चाचा.com। तो दोस्तों हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन्स को देखा और समझा। तो आई होप कि आपको इनमें से शायद ज़्यादा ना पता हो, तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डाटा को व्यवस्थित या उनकी गणना करना क्या कहलाता है, ठीक है। डाटा को व्यवस्थित और उसकी गणना करना क्या कहलाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, प्रोसेसिंग, इनपुट, तुलना करना, उपयुक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों एक बड़ी समस्या वाली बात यह है कि क्वेश्चन तो टोटल हिंदी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपको इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी में उसको हूबहू मिला के। जैसे हम जानते हैं कि प्रोसेसिंग एक इंग्लिश वर्ड है, उसको बिल्कुल वैसा लिख रखा है। इनपुट भी एक इंग्लिश वर्ड है। तो ये थोड़ी दिक्कत करते हैं एग्जामिनर लोग। यदि क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो जैसा आपने क्वेश्चन हिंदी में पूछा है आप बिल्कुल वैसा पूछ सकते हैं, उसके ऑप्शंस भी। तो हम बात करते हैं कि प्रोसेसिंग का हिंदी क्या होती है। दोस्तों प्रोसेसिंग की हिंदी होती है प्रसंस्करण। क्या होती है? प्रसंस्करण। इनपुट, तुलना करना। तो इसका सीधा आंसर क्या हो सकता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना, ये प्रोसेसिंग कहलाता है। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, और इसमें पूछा गया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश सर्च करने में हम किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है बिल्कुल अभी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इंटरनेट पर जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन, उसको हम किसकी मदद से सर्च करते हैं। तो अभी हमने क्या समझा था क्वेश्चन में कि सर्च इंजन में हम याहू को इस्तेमाल करते हैं, गूगल सर्च इंजन है और बिंग भी है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा उपर्युक्त सभी। दोस्तों किसी चीज़ को इतनी डिटेल में हम पढ़ें ताकि हम उसमें उतना अंदर तक पहुंच जाएं कि वहां से अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं केवल हम ऊपरी सतह पर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन थोड़ा डीप आ गया तो हम तारे गिन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा वहाँ तक ले जाऊँ, उस लेवल तक कि अगर क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, हमारा हमेशा से, हमारे चैनल का हमेशा से यही मोटिव रहा है। तो हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? एम एस ऑफिस किसका उदाहरण है? जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि काफ़ी कंप्यूटर्स में, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उसमें ज़रूर एम एस ऑफिस इंस्टॉल होगा। ठीक है, एम एस ऑफिस पे हम क्या करते हैं? फ़ोटो को एडिट करते हैं, हम पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस पे फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो कई काम हम करते हैं एम एस पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एम एस ऑफिस जो है वो किसका उदाहरण है। ठीक है, बैटरी लो हो गई है। चलिए, ऐसा पूछा गया है कि हार्डवेयर का एग्जाम्पल है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर वायरस है। तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको जानकारी इसमें नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो आप फंस सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। दोस्तों इसमें इसका जो आंसर है वो क्या होगा? सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे इन दोनों को। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि उस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम समझें इसको मोटे शब्दों में तो ये एक इंसान है। ठीक है, ये एक इंसान है। इस इंसान के अंदर इस इंसान के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है आत्मा। ठीक है, वो सोल है, आत्मा। यदि आत्मा चली जाएगी, आत्मा नहीं रहेगी, तो इसमें जो हाथ पैर हैं वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके शरीर में। तो दोस्तों सेम प्रकार से जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रकार से सोल होता है, आत्मा होता है। ठीक है, और उसमें फिर हम, यदि आपके बॉडी में आत्मा है तो आप जिंदा हैं, तो आप अपनी बॉडी पर कुछ भी ग्रहण कर लेंगे, कुछ भी पकड़ लेंगे, होल्ड कर लेंगे। उसी प्रकार यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है किसी कंप्यूटर में तो उस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने ये समझा। चलिए दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वायरस क्या होते हैं। ठीक है, वायरस कितने प्रकार के होते हैं? अभी हम कोशिश करेंगे कि वायरस को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें डिटेल में, ज़्यादा ना जाएं उसमें। चलिए,
अब हमारे पास इसका जो अगला ऑप्शन है, पहला, वो हार्डवेयर है और उसके बाद में वायरस। तो दोस्तों हम इसमें समझते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि हार्डवेयर का मतलब होता है कि पार्ट्स, मतलब पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है तो उसमें जो भाग उसके लगे हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। यदि हम बात करें कंप्यूटर के संदर्भ में, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर के भौतिक भाग जो हैं वो शामिल होते हैं। जैसे कंप्यूटर का केस, यानी कंप्यूटर का जो ढांचा है वो केस होता है। ठीक है, उसके बाद में सीपीयू, उसके बाद में मॉनिटर, उसके बाद में माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर का डेटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो उसके बाद में अगला है वायरस। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस, VIRUS, वायरस का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वाइटल, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। दोस्तों वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे वायरस का फुल फॉर्म पूछता है तो आप क्या बताएंगे? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ठीक है, वायरस यानी कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो अपनी अनुलिपि कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, संख्या बढ़ा सकता है, अनुलिपि कर सकता है, और जो उपयोग करता है, ठीक है, जैसे मैं या फिर आप उपयोग करता है कंप्यूटर के, उसकी अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। और उस कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है, उस कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर है उसको क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, ये वायरस होता है। तो दोस्तों वायरस की एक सूची है कि वायरस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के वायरस होते हैं। तो उस लिस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट वायरस हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूँगा। इस लिस्ट में जो सबसे पहला वायरस है वो है आई लव यू। ठीक है, आई लव यू। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने इसको नहीं सुना है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि आप में से कितने लोगों ने आई लव यू नहीं सुना है। आई लव यू क्या है? आई लव यू एक मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डैमेजिंग, बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी, खतरनाक कंप्यूटर वायरस जो कभी पहली बार क्रिएट किया गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, बड़ा खतरनाक है, जो एवर क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कोड रेड, COD, कोड रेड, ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। उसके बाद में है मेलिसिया, MELISSA। ठीक है, मेलिसा। उसके बाद में है सैसर, SASSER, सैसर। उसके बाद में है ज्यूस, ज्यूस। उसके बाद में है कॉन्फिकर। ठीक है, कॉन्फिकर भी एक कंप्यूटर वायरस है। और फाइनली उसके बाद में है माइडोम, माइडोम, ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। उसके बाद में है फ्लैशबैक, फ्लैशबैक भी एक कंप्यूटर वायरस है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरस थे। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके सिस्टम पर, ठीक है, आपके सिस्टम पर यदि कोई एप्लीकेशन ऐसी पड़ी हुई है, सपोज एंटीवायरस पड़ा हुआ है, एंटीवायरस, जैसा हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में एंटीवायरस पड़ा होता है, लेकिन जो विंडो 10 है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो 10 है, उसमें कंप्यूटर, उस कंप्यूटर में एंटीवायरस की एक्स्ट्रा अलग अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम जानते हैं कि हम लोग अवास्ट यूज़ करते हैं या फिर अदर कोई एंटीवायरस यूज़ करते हैं, तो यदि आपके सिस्टम में, आपका सिस्टम जो है वो रन करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10 है, तो दोस्तों उसमें फिर आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद में कैपेबल है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि सबसे जो अच्छा है वो है विंडोज़ डिफेंडर, जो ऑलमोस्ट सब कंप्यूटर में होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है। बस आपको केवल आवश्यकता है उसको रेगुलर अपडेट करने की। ठीक है, अगर आप उसको रेगुलर अपडेट करते रहेंगे तो वो काम करता रहेगा। यदि कोई भी एंटीवायरस है जिसको आप अपडेट नहीं करते हैं तो धीरे 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 वो वायरस में बदल जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वायरस नहीं बन जाएगा, वो वायरस की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ज़रूरत है आपको एंटीवायरस डालने की और उसको अपडेट करने की। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ विंडोज़ डिफेंडर, बाकी आपकी मर्जी आप क्या यूज़ करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो सकता है कि MS ऑफिस किसका उदाहरण है? ज़रा बताइए आप भाई। आपके कंप्यूटर में यदि विंडो 7 पड़ा हुआ है या विंडो 10, विंडो 8.1 जो भी है, यानी आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडो पड़ा हुआ है, ठीक है, उस पे
यानी आपके कंप्यूटर में सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तब जाकर के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप उस पर इंस्टॉल कर पाएंगे अपने ज़रूरत के अनुसार। तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसका आंसर होगा 3। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डील की आज के इस वीडियो में। और उसके अलावा आपको मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। वो चीज़ें ये हैं, जैसे मान लीजिए सपोज़ आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि याहू, गूगल, बिंग ये हैं क्या। ठीक है, तो दोस्तों याहू की अगर हम बात करें तो याहू को 1994 में 1994 में फाउंड किया गया था। याहू को 1994 में फाउंड किया गया था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है याहू के रिकॉर्डिंग। याहू का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। ठीक है दोस्तों, यूएस की राजधानी क्या, कमेंट करके आप बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। हो सकता है कि आपसे पूछ ले याहू के फाउंडर कौन है, इसको किसने फाउंड किया था। तो ध्यान से सुनना, इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेरी यांग। ठीक है, कौन है, जेरी यांग और डेविड फिलो। याहू को फाउंड किया था जेरी यांग ने और डेविड फेलो ने। चलिए अब बात करते हैं गूगल की, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गूगल के बारे में क्या है। गूगल को फाउंड किया गया था 1998 में। ठीक है, ध्यान से सुनना, 1998 में गूगल को फाउंड किया गया था। और गूगल के वर्तमान में जो सीईओ हैं, ठीक है, वो कौन है, सुंदर पिचाई हैं, जो भारतीय मूल के हैं। सुंदर पिचाई नाम आपने सुना होगा। और गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है यूएस में। वो कहाँ पे है, वो कैलिफोर्निया यूएस में है। और जैसा हम जानते हैं कि गूगल की जो पेरेंट संस्था है, जो पैतृक संस्था है, वो क्या है, अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और गूगल का जो सब्सिडरी कंपनी कौन कौन सी हैं, गूगल की सहायक कंपनी में से यूट्यूब है, google.org है, ठीक है, फाइबर बेस है, डायलॉग फ्लो है, एट्सेट्रा, और कंपनी हो सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल के फाउंडर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो गूगल के जो फाउंडर हैं वो हैं लैरी पेज। कौन है, लैरी पेज है और सर्जी ब्रिन। गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट में हमारे बिंग की, कि बिंग क्या है। बिंग की अगर बात करें तो इसको 2009 में लॉन्च किया गया था। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसका ऑनर कौन है, इसका बाप कौन है, इसका बाप है माइक्रोसॉफ्ट यानी MS। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इसका बाप है। दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसकी कंपनी है, वो किस व्यक्ति की कंपनी है, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। दोस्तों हमने इन 5 क्वेश्चंस को बखूबी डील किया है और आपको पूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक भेजिए, पहुंचाइए। ये हमने डील किए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद में अगली हमारी जो बारी रहेगी वो क्या रहेगी कि हम बात करें अति लघुत्तरी प्रश्नों की और लघुत्तरी प्रश्नों की। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसमें पूछे गए अति लघुत्तरी प्रश्नों की और लघुत्तरी प्रश्नों की, और बात करेंगे कि किस तरीके से इसका आंसर हम अच्छे से अच्छे तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।